नमस्कार। आपको पता है धरती पर सबसे अजीबोगरीब चीज कौन सी है? धरती पर सबसे अजीबोगरीब जीव कौन सा है? मच्छर, मछली, गधे? जी नहीं, पॉलिटिशियंस। जी हाँ, धरती पर सबसे अजीबोगरीब जीव है पॉलिटिशियंस। जहाँ हम आम लोगों की सोच बंद होती है, वहाँ इन पॉलिटिशियंस की सोच शुरू होती है। जहाँ हम आम लोगों का दिमाग काम करना बंद करता है, वहाँ इन पॉलिटिशियंस का दिमाग दौड़ना शुरू करता है। हमारे नेता जिम्मेदार होते हैं हमारे देश की अच्छी या बुरी हालत के लिए। आज हमारे देश की जो भी हालत है, उसके लिए हमारे गांव के सरपंच से लेकर हमारे देश के पीएम तक सभी जिम्मेदार होते हैं। अब जिनको भी लगता है कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, उनके लिए बता दूं, 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी और 1949 में चाइना को आज़ादी मिली थी। फिर भी चाइना हमसे कितना आगे निकल चुका। चाइना आज दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। तो इस वक्त चाइना की जीडीपी 19 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, जबकि हमारी जीडीपी सिर्फ 3.75 ट्रिलियन है। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि चाइना हमसे कितना आगे निकल चुका है। यूएसए यानी कि अमेरिका के बाद चाइना इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश है। चाइना आखिर इंडिया से आगे कैसे निकल गया? देखो, भले ही चाइनीज लोगों को अधिकार कम हो, पर उनको लीडर्स हमसे कई ज़्यादा अच्छे मिले। इसलिए इंडिया से के बाद फ्रीडम मिलने पर भी चाइना हमसे इतना आगे निकल चुका। चाइना के लीडर्स ने हमारे लीडर्स की तरह सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने ग्राउंड रूट पर काम किया। उन्होंने अपने देश के लिए इतनी मेहनत करी कि अपने देश को आज उन्होंने दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश बना दिया। इसके लिए उन्होंने एजुकेशन, टेक्नोलॉजी ऐसे सेक्टर पर पैसे लगाए और इसके नतीजे आज पूरी दुनिया के सामने हैं। और हमारे देश में हमारे लीडर्स ने हमारे एजुकेशन का क्या हाल बना रखा है, इसकी यहाँ चर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतिहास गवाह है, जिस भी देश को लीडर्स अच्छे मिले हैं, उस देश ने तरक्की की है। पैसों में बड़ी ताकत होती है। छोटी आंख वाला चाइना आज यूएस को आंख दिखाता है। सोचो कितने विजनरी लीडर्स मिले होंगे, कितनी मेहनत की होगी, तब जाकर आज दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश बना है चाइना। देखो, अगर तुलना ही करनी है तो हमें तुलना करनी चाहिए चाइना से, ना कि पाकिस्तान से। अगर तुलना ही करनी है तो चाइना से करनी चाहिए, पर नहीं, हमारे नेता तो हमारे देश की तुलना पाकिस्तान से करते हैं। अकेला महाराष्ट्र ऐसे 2 पाकिस्तान खरीद सकता है, इतना अमीर है। हमारे नेताओं ने पिछले 70 सालों में देश की तुलना पाकिस्तान से कर करके जो देश के लोगों का ब्रेन वॉश किया है, क्या ही कहे। आज तक हमारे एक भी नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारे देश का असली दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान नहीं। बराबरी, रेस, कंपटीशन, ये सब हमें चाइना से करना चाहिए, पाकिस्तान से नहीं। हमारे देश में पॉलिटिक्स का मतलब है, नेता बनने का मतलब है झूठे भाषण देना, लोगों का ब्रेन वॉश करना, लोगों को हिंदू मुस्लिम डिबेट में फंसा कर रखना, चुनकर आने के बाद अय्याशिया करना और अय्याशिया करने के बाद फिर से चुनकर आना। हमारे देश में नेता बनने का मतलब है देश के पैसों से अपने घर की तिजोरियां भरना। सरपंच भी जब चुनकर आता है तो अपने गांव को इतना लूटता है कि उसकी 7 पीढ़ियां, उसकी आगे आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खा सके। ये वही गरीब लोग होते हैं जिन्होंने इन नेताओं को जमीन से उठाकर फलक पर रखा होता है। इन्हीं लोगों के साथ ये नेता गद्दारी करते हैं। इसमें गांव के सरपंच से लेकर देश के पीएम तक सभी लोग शामिल होते हैं। दरअसल पॉलिटिक्स कोई सेवा नहीं है, देश सेवा तो बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स एक धंधा है, एक हाई प्रोफाइल बिजनेस। आखिर कैसे? चलिए जानते हैं। गांव का सरपंच भी जब इलेक्शन में 50 लाख रुपए खर्च करता है, तो चुनकर आने के बाद वो अपने पैसे कैसे वसूल करता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स प्योर बिजनेस।
जितना पैसा चुनाव में खर्च किया जाता है उतना पैसा अगर देश की तरक्की में खर्च करे, देश की भलाई में खर्च करे, तो हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपको बता दें, दुनिया में चुनाव में सबसे ज़्यादा खर्च हमारे देश में किया जाता है, भारत में। 2019 के इलेक्शन में देश में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अगर सच में हमारे देश के नेताओं को देश की जरा सी भी परवाह होती तो इलेक्शन में खर्च किए जाने वाले करोड़ों रुपए देश के तरक्की में खर्च किए जाते। कोविड के वक्त इन्होंने लोगों को घर में बिठा के रखा और खुद बिना मास्क के रैलियां निकाल रहे थे। हमसे कहेंगे शांति बनाकर रखिए और खुद डीजे लगाकर नाचेंगे। हमसे संस्कार और संस्कृति की बातें करेंगे, जबकि खुद अपने बर्थडे पार्टी पर सपना चौधरी को नचाएंगे। जिन पैसों से अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बन सकते थे, इन्हीं पैसों को इलेक्शन में खर्च किया जाता है। आखिर इतने पैसे इनके पास आते कहां से है? ये कोई अंबानी अदानी के घर से तो है नहीं, ये कोई अंबानी अदानी खानदान से तो बिलोंग नहीं करते। बेसिकली ये सारा पैसा देश की आम जनता का होता है, देश के आम लोगों का, जो उनसे टैक्स के तौर पर वसूला जाता है। इनका मानना होता है इलेक्शन में जितना खर्चा होना है होने दो, एक बार चुनकर आने के बाद सारे पैसे वसूल लिए जाएंगे। और ये सारे पैसे किससे वसूलेंगे? हमसे, देश की आम जनता से। ये नेता लोग वोट लेंगे गरीबों से और काम करेंगे अमीरों के। डेवलप्ड देशों में पढ़े लिखे लोगों को नेता के तौर पर चुना जाता है और हमारे यहाँ अनपढ़, गवार और क्रिमिनल्स को नेता के तौर पर चुना जाता है। हमारे देश में जितने भी नेता हैं उनमें से 40% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। इनमें से भी 30% के ऊपर रेप और मर्डर जैसे गंभीर चार्जेस है। और ये सिर्फ एलिगेशंस नहीं है, ये प्रॉपर क्रिमिनल चार्जेस है। एज अ सिटीजन आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो एक स्कूल का चपरासी बनने में भी आपको दिक्कत आएगी। तो सोचो, इन नेताओं को जिन पे क्रिमिनल चार्जेस है या जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्हें एज ए लीडर के तौर पर हम कैसे चुनते हैं, उन्हें हम अपना देश कैसे सौंपते हैं, ये सोचने वाली बात है। हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी क्षेत्र से अपना उम्मीदवार चुनते वक्त सिर्फ ये ध्यान में रखती है कि वो पॉपुलर कितना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कैसे बटोर सकता है। सिर्फ यही बात उनके लिए मायने रखती है। डरा धमका के, प्यार से कैसे भी लोगों के वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को ही चुना जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। देखो, किसी भी इंसान को एज ए लीडर चुनते वक्त, एज हमारा नेता चुनते वक्त, ये देखना ज़रूरी होता है कि उसका कैरेक्टर कैसा है। दरअसल देश की बुरी हालत के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर हमारे देश के 40% नेता क्रिमिनल्स है तो क्या हमने एक बार भी ये देखा कि उनका कैरेक्टर कैसा है? क्या उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है हम कभी भी एक बार भी चेक करते हैं? कभी नहीं। उल्टा उस क्षेत्र की जनता को इस बात में शान लगती है, इस बात में प्राउड फील होता है कि उनका नेता दबंग है, उनका नेता डॉन है। तो भुगतो फिर। गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते ये नेता एक दिन खुद अमीर बन जाते हैं। गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में और नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में। हमको सिखाएंगे कि हिंदी और संस्कृत से प्यार करो, और इनके बच्चे खुद विदेशों में जाकर अंग्रेजी झाड़ेंगे। अगर देश की हालत ज़रा सी भी अच्छी होती तो क्या हमारे देश के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते? ये नेता लोग, ये पॉलिटिशियंस अगर खुद को जनसेवक कहते हैं तो इन्हें लाखों की सैलरी किस बात की मिलती है? अगर ये नौकरी है और अगर पॉलिटिक्स एक नौकरी है तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? और अगर हमारे लॉ में, हमारे कानून में कोई कमी नहीं है तो ये नेता लोग आखिर फ़ायदा किस चीज़ का उठा रहे हैं? हम क्रिमिनल्स को पॉलिटिशियंस बनाते हैं, फिर यही क्रिमिनल्स हमारे लिए लॉ बनाते हैं,
हम इन्हीं लॉज को फॉलो करते हैं। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों पर राज करते हैं। ये जो नेताओं के बच्चे हैं ना, इन्हें भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाना मैंडेटरी करना चाहिए, तभी जाकर हमारे सरकारी स्कूलों की हालत सुधरेगी। देखो, पॉलिटिक्स, राजनीति एक देश सेवा है, एक जन सेवा है। और अगर ये देश सेवा है तो नेताओं की जो सैलरी है वो सबसे पहले बंद करनी चाहिए। इनके कैरेक्टर का परीक्षण भी बहुत ज़रूरी है। एक आईएएस जो सिर्फ एक ज़िला संभालता है, उसके लिए इतनी कठिन परीक्षा होती है, तो नेताओं के लिए कोई परीक्षा क्यों नहीं होती? नेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होती? देश के पैसों से महंगे महंगे सूट पहनने वाले, बड़ी बड़ी पार्टियां करने वाले, बड़ा काफिला लेकर चलने वाले अय्याश लोगों की देश को ज़रूरत नहीं है। देखो, हमारा देश बहुत बड़ा है। हमारे देश को ज़रूरत है ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की जो अपने देश के लिए घर परिवार सब कुछ त्याग सकते हैं, जीवन देश सेवा में लगा सके, जो देश सेवा के बदले लाखों की सैलरी ना ले, जो पढ़े लिखे लोग हो। ऐसे विद्वानों की एज अ नेता के तौर पर हमारे देश को ज़रूरत है। तभी जाकर ये देश विश्व गुरु बन सकता है, तभी जाकर हमारा देश महान बन सकता है।